हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं क्लास लेकर आई हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जुड़ जाइए सभी। 12 बज चुकी हैं और इन सभी मैं क्वेश्चन को कराने वाली हूँ और इन सभी के आंसर मुझे कमेंट में देते रहें। मैं कमेंट देखती रहूंगी कि कौन सही दे रहा है कौन नहीं। तो आई क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को इसका आंसर पता होगी। तो बताइए मुझे कमेंट करके। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, जयपुर। यानी कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब होता है कि जगह पर, स्थान पर, यानी कि जहाँ पर जगह ज़्यादा होती है और रहने वाले कम होते हैं, वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। तो बताइए कहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है, कौन सा है? तो बाड़मेर है, बीकानेर है, या फिर जैसलमेर है, या फिर जोधपुर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? बताओ मुझे कमेंट करके कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका, आपने मैप में देखा भी होगा, सबसे जगह कहाँ पर दिखाई देती है आपको? जैसलमेर होता है ना, तो जैसलमेर में ही इसका करेक्ट आंसर है। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या में सबसे छोटा, तो जनसंख्या में ये सबसे छोटा भी है। इस बात को भी ध्यान रखना है, छोटा जिला भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के आधार पर। ठीक, अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला पूछा है, ना ही इन्होंने क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं पूछा है, और इसने ये पूछा है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। हाँ, तो बताइए, धौलपुर है, टोंक है, बूंदी है, दौसा है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, क्योंकि सबसे छोटा जिला माना जाता है धौलपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है आपका, क्या कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन? इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन है, सभी के लिए हुए हैं। तो अब मैं बात करती हूँ चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? तो इसमें कहा जाता है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा नदी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी जो पड़ती है वो आपकी पहली सभ्यता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। बताइए कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? तो बनास है, लूनी है, या घग्गर है, चंबल है। तो आपको पता होगी, तो ये हमारी हनुमानगढ़ में पड़ता है। कालीबंगा पड़ती है हनुमानगढ़ में, यानी कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है हमारी कालीबंगा सभ्यता। तो हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है? तो बताइए, क्या लूनी नदी बहती है कि नहीं? वो तो आपकी हो नहीं सकती। और बनास आपकी मेवाड़ की तरफ होती है, ये भी नहीं होगी आपकी। और चंबल आपकी खुद हाड़ौती की तरफ होती है, ये भी नहीं होगी आपकी। तो आप लगाइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो लूनी नदी आपकी हनुमानगढ़ में बहती है, तो आपको पता होगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, क्योंकि ये जो मानी जाती है ये आपकी पश्चिमी की तरफ मानी जाती है। बनास मेवाड़ की तरफ है और चंबल आपकी हाड़ौती की तरफ है। तो सी इसका करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये आपकी शेखावटी क्षेत्र की तरफ बहती है। तो घग्गर नदी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पर। आपकी ये जो सभ्यता आती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, आए हुए क्वेश्चन है ये। और अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। और सारी सभ्यता आपकी इंपोर्टेंट है, सभी को याद करनी है। तो अब चलते हैं 5वें नंबर। गणेश्वर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? देखो, बेसिक क्वेश्चन हमें पता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमारी गलत हो जाए तो इस चीज़ से हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में संबंधित है? कौन से जिले से संबंधित है, यानी कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ हुई थी? तो बताइए, अलवर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? बताइए मुझे करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखो, अलवर में तो है ही नहीं, आपका ये ही गलत है। अलवर में नहीं है, ना ही झुंझुनू में है, ना ही आपकी ये जयपुर में है। तो आपका कौन सा करेक्ट है? तो आपका सीकर रहेगा, नीम के थाना में। यानी कि अब फिलहाल इसका ये सीकर इसका करेक्ट आंसर है। नीम के थाना आए तो वो भी आपका सही रहेगा, और सीकर भी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है हमको, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र की जननी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तांबे की जननी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं तांबा मिलता है तो वो सिर्फ गणेश्वर सभ्यता पर मिलता है, क्योंकि ऐसा होता है वहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछे ना कि अगर आपसे पूछे तांबे की
नगरी किसे कहा जाता है, तो वो आपका बेहराट सभ्यता होगा उस टाइम। लेकिन अगर आपसे जन्नी पूछे तो जन्नी आपकी गणेश्वर सभ्यता होगी। जन्नी ये है, और बाकी की नगरी जो कहा जाता है वो आपका बेहराट सभ्यता को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका सी का रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाते हैं कि इसका उत्खनन किसने किया था और खोज किसने की थी, ये भी आपको याद रखना है वहाँ पर। तो अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि गणेश्वर सभ्यता किस धातु उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैं बता के आ रही हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इसके लिए क्या कौन सी धातु उत्पन्न होती है यहाँ पर। तो गणेश्वर सभ्यता में आपकी सोना होता है, लोहा हो, तांबा, चांदी। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका तांबा रहेगा। क्योंकि अभी बता के आ रही हूँ, मैंने कहा था कि इसे ताम्र की जन्नी कहा जाता है। ताम्र की जन्नी इसे कहा जाता है। नगरी जो कहा जाता है वो आपका बेहराट सभ्यता को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। आप अपने आंसर जो है वो ABC ऐसे ना देकर आपने यानी कि अपना आंसर ऐसे दे के बताइए कि छठे का ये है आंसर है, सी है। ऐसे बताएं तो आंसर समझ में आता है। अगर आप AB लिख देते हैं तो आंसर समझ में नहीं आ पाता है। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, बताइए राज्य पशु कौन सा है। पशु, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है पशु और उसमें, क्योंकि बताइए इसे ऊंट है और चिंकारा है, काला हिरण है और नील गाय है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। देखो पहले तो सब में सबसे पहले जो बनाया था वो आपका बनाया था चिंकारा। सबसे पहले होने को तो आपका ऊंट भी है और चिंकारा दोनों है, लेकिन अगर मैं पूछूं सबसे पहले जो बनाया था आपका चिंकारा बनाया था, तो ऊंट ये 2014 में बनाया गया था, इसलिए ऊंट को नहीं लगाएंगे। अगर ऑप्शन में चिंकारा है तो पहले सबसे पहले चिंकारा को लगाया जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा। चिंकारा कैसा होता है, चिंकारा जो होता है एक हिरण की तरह होता है। इसमें ये होता है कि हिरण और चिंकारा लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि हिरण के जो सींग है वो मतलब गिर जाते हैं और चिंकारा के सींग नहीं गिरते हैं, बस इतना अंतर होता है। बाकी ये हिरण जैसा ही लगता है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका चिंकारा रहेगा। ऊँट भी वहाँ का राज्य पशु है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका चिंकारा रहेगा, क्योंकि चिंकारा सबसे पहले आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये कहता है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो पक्षी के बारे में सभी को पता होगी। तो मोर है, गौड़वाड़ है, या कोयल है, या फिर कबूतर है। तो आपका कौन सा इसका करेक्ट रहेगा। आपका करेक्ट रहेगा आपका आंसर बी इसका करेक्ट रहेगा। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लगा लीजिए, सभी को पता होगी इस आंसर के बारे में। तो अब चलते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राज्य वृक्ष के बारे में आपको बताना है। नीम है, पीपल है, खिजड़ी, बरगद है। तो आपको बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो बताइए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। वृक्ष एक खिजड़ी वृक्ष है, इसका करेक्ट आंसर आपका खिजड़ी रहेगा। खिजड़ी रहेगा। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको सभी को पता ही होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी हमें बेसिक क्वेश्चन भी गलत कराते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं, तो आप इस तरह ही आप समझ लीजिए, तो ठीक है। अगर आप चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है। सहारा, गोबी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कालाहारी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी किसे कहा जाता है। थार के मरुस्थल का नाम है ये दूसरा, तो ये भी आपको याद रखना है। सहारा कुछ नहीं होता, और ये गोभी कुछ नहीं है वहाँ का, और कालाहारी भी कुछ नहीं है। ये आपने पढ़े भी नहीं होंगे। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि सहारा, गोभी वगैरह ये हमने पढ़े ही नहीं है, तो कहाँ से इसका ऑप्शन रहेगा, बताइए। जो चीज़ पढ़ी हुई है वो अचानक से हमें दिख जाए तो हमें पता चल जाती है, लेकिन कभी हमने गोभी या सहारा पढ़े ही नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो आंसर भी ऐसे लगाएं वहाँ पर जो आपको लगे, थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ मैंने कभी पढ़े हैं। तो इसका फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखो लंबी नदी की बात करें तो हमारी कौन सी नदी है, तो बनास है, लूनी है, माही है, चंबल है। तो आपको पता होगी कि लूनी नदी तो आपकी मेवाड़ की तरफ से चंबल नदी में मिल जाती है आगे जाकर, और लूनी नदी जो आती है वो पश्चिम की तरफ आती है। माही नदी नीचे की तरफ है, यानी कि मेवाड़ डूंगरपुर ये बांसवाड़ा में पड़ती है, और चंबल नदी आपकी कोटा की तरफ से जाती है। तो सबसे लंबी नदी अगर कहीं होती है तो वह है चंबल नदी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका चंबल रहेगा। चंबल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है वो चंबल मानी जाती है।
और ये हमारी कहाँ से कहाँ जाती है, ये आपकी मध्य प्रदेश से यानी कि एमपी से आती है और यूपी की तरफ जाती है। यूपी में यानी कि ये राजस्थान से होने के बाद यानी कि राजस्थान के होने के बाद यानी कि पहले मध्य प्रदेश से आती है, फिर उसके बाद राजस्थान में होती हुई ये यूपी की तरफ यमुना में मिल जाती है। बस आपको इतना याद करना है। और ये पता है कहाँ से मिलती है, ये आपको हड़ौती की तरफ से जाती है यानी कि धौलपुर सवाई माधोपुर होती हुई आगे चली जाती है, तो यमुना में आके मिल जाती है यानी यूपी की तरफ। यानी कि थोड़ा एक्सप्लेन से कर देती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक, वैसे तो पता होगी मोस्टली, ठीक से हो जाएगा तो मैं कर देती हूँ। मैप ऐसे ही बनाया, आप देख लीजिए। तो ठीक है, अब देखती हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से जो हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है तो ये हमारे चित्तौड़गढ़ की तरफ से प्रवेश करती हुई यहाँ से जो भी राज्य पड़ते हैं यहाँ पर जाकर ये यूपी, यहाँ से यूपी पड़ता है, ये मध्य प्रदेश से आकर राजस्थान में यहाँ पर जाती है, राजस्थान यहाँ पे। तो राजस्थान में यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ से जो ज़िले पड़ते हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वगैरह पड़ते हैं चित्तौड़गढ़ वगैरह में, ये भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से निकलकर ये यूपी में जाती है। सबसे लंबी नदी इस चंबल को कहा जाता है, इसलिए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका चंबल रहेगा। चंबल रहेगा फिलहाल इसका करेक्ट आंसर। और आपकी रही माही की बात, तो माही आपकी यहाँ से यहाँ तक जाती है ऐसे मुड़ के, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बनास आपकी राजसमंदर यानी कि यहाँ से निकलकर ऐसे जाती है, यहाँ पर मिल जाती है आगे चलकर। और लूनी नदी आपको पता ही होगी, वो आपकी अजमेर की तरफ से नाग पहाड़ी की ओर से निकलती है और नाग पहाड़ी की ओर से निकलने के बाद ये हमारी कच्छ के रण में गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। अगर ज़्यादातर कहा जाए तो पश्चिमी जो नदी होगी वो हमारी लूनी नदी कहलाएगी। पश्चिम की तरफ एक इकलौती नदी यही है, लूनी नदी। ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लूनी नदी कहाँ गिरती है। देखो अभी बिल्कुल बता के आ रही हूँ, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये आने वाला है। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट है, लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो मैंने अभी बता रही हूँ, ये पश्चिम की तरफ आ जाती है, यानी पश्चिम की ये नदी है। तो ये अरब सागर में, देखो अरब सागर तो ठीक है, अरब सागर में गिरती है। लेकिन अगर होता है ना, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि कभी कभी गाँव का नाम दे दिया होता है और ज़िले का नाम दे दिया होता है, तो वहाँ आपको क्या लगाना है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ गांव का नाम लगाना है, ज़िले का नाम नहीं लगाना है, क्योंकि वो एक निश्चित चीज़ पूछते हैं। अब जैसे ये है, अब लूनी नदी अरब सागर में तो है ही, लेकिन अरब सागर के कौन से रण में गिरती है आपको ये बताना है। तो ये आपके कच्छ के रण में गिरती है, आपको ध्यान रखना है। अरब सागर में तो गिरती है, लेकिन अरब सागर के किस में गिरती है, यानी कि 2 होती है उसमें, कच्छ के और खम्बात के में, यानी कि इसमें इन दोनों में से कौन से में गिरती है, तो ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, क्योंकि वो लूनी नदी जो है का वो आपकी कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा आता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऊंचा शिखर यानी कि आपका कौन सा शिखर है, यानी कि माउंट आबू पे जो सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका क्या नाम है, ये पूछा है। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। माउंट आबू की जो चोटी है उसके सबसे ऊंचा जो शिखर है, तो आपका कौन सा शिखर है ये पूछा है। तो वो जो शिखर है आपका गुरु शिखर कहा जाता है उसको, गुरु शिखर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। और उसका कभी कभी ये होता है कि उसकी लंबाई वगैरह पूछ ली जाती है, तो 1722 है, 1722 आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि अब जैसे अब लंबाई पूछ ली, तो अब ये पूछा जाता है कि जो गुरु शिखर की दूसरी वाली चोटी है उसका क्या नाम है और कितनी ऊंचाई होती है, ये भी आपको याद रखनी है। तो कैसे याद करोगे, सबसे यानी कि पहली तो आपकी गुरु शिखर हो गई, तो पहली तो आपकी गुरु शिखर हो गई और 1722 इसकी लंबाई हो गई। लेकिन कभी कभी होती है शेर, शेर की होती है, ये दूसरे नंबर पे आती है और इसकी लंबाई 1597 आपको याद रखनी है, शेर की लंबाई होती है, यानी दूसरे नंबर की चोटी है। ये भी पूछ ली जाती है, कभी कभी ऐसा होता है लाइन से पूछ ली जाती है, ये भी आपको याद रखनी है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 14वें नंबर क्वेश्चन पर। अरावली पर्वत का विस्तार किस दिशा में है, यानी कि ये पूछा है कि अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, यानी कि ये नहीं है कि कहाँ तक है, मतलब किस दिशा से किस दिशा की तरफ ज़्यादा फैली हुई है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो बताइए कौन सा इसका अरावली पर्वत माला का विस्तार किस दिशा में है। तो बताइए, तो आपकी जो अरावली है वो आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, यानी कि जब आपकी अरावली होगी ये, यानी कि मैप के अनुसार बता देती हूँ आपको, अगर बन जाए तो कर दो। ये देखिए यहाँ से नहीं बन पाया,
इस तरह देखिए ये मैंने बना दिया है। तो मैं बोल रही हूँ कि अरावली जो है का वो किधर से किधर है, तो आपको पता होनी चाहिए अरावली कहाँ से कहाँ तक है। तो इसे इधर कर देती हूँ। तो देखिए ये अरावली जो फैली हुई है वो ऐसे करके है। ये होता है कि ये यानी कि उत्तर से यहाँ से उत्तर पूरब से हमारे यहाँ से ये हमारा दक्षिण पश्चिम की तरफ है, यानी कि इधर से समझ लीजिए, इधर से ऐसे फैला हुआ है। तो अगर यहाँ की बात करें, यहाँ तो थोड़ा है, यानी कि कहने का मतलब है अरावली पर्वत यहाँ से नीचा है बहुत ही। अगर कहीं ऊंचा पड़ता है ना, वो आपका दक्षिण की तरफ पड़ता है, यानी कि गुरु शिखर की तरफ, सिरोही की तरफ सबसे ऊंचा पड़ता है। तो विस्तार पूछा है कि थोड़ा यहाँ पर है, ज़्यादा यहाँ पर है, यानी कि उत्तर से पूर्व की तरफ पड़ता है, यानी कि यहाँ ज़्यादा ऊंचाई है या कम ऊंचाई है। जितने आप अगर हमारे सिरोही से इधर जाओगे, यानी इधर जाने लगोगे, तो यहाँ पर आपका कम पड़ेगा, और इधर जो पड़ेगा आपका सिरोही की तरफ, यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है। तो विस्तार पूछा है तो आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण की तरफ विस्तार ज़्यादा है, यानी विस्तार फैला हुआ है। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब चलती हूँ 15वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 15वें नंबर क्वेश्चन आता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट बन जाता है। तो बताइए, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और झालावाड़, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। कमेंट में जवाब दीजिए मुझे, कौन सा इसका करेक्ट रहेगा। तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पड़ता है? वो आपका पड़ता है हमारा सवाई माधोपुर में। बी इसका करेक्ट आंसर है, सवाई माधोपुर में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वैसे भी अगर कभी इसकी डेट वगैरह पूछ ली जाती है तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को पता ही होगी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका भरतपुर में है। क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पर जो पक्षी बहुत सारे, मतलब बहुत पक्षी आते हैं यहाँ पर, जो आपकी कहाँ पर है? इसका भरतपुर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भरतपुर में आपका पड़ता है। अब चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पर। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो सबसे पहला पूछा है कौन सा था, तो सबसे पहले जो आता है वो आपका रणथंभौर, यानी कि सबसे पुराना यही है जो 1980 में बना था। मैं अभी बता के आ रही हूँ बिल्कुल। और जो आपका कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि अभी सरिस्का है, सरिस्का आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका अलवर में पड़ता है, अलवर में पड़ता है, और आपका ये भरतपुर में है। ठीक है, समझ लेना है क्या लिखा हो, भरतपुर। और इसमें मुकंदर जो हिल्स का आएगा वो आपका कोटा में आएगा और चित्तौड़गढ़ में आएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, रणथंभौर। ठीक है, अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आता है, सरिस्का अलवर रिजर्व किस जिले में स्थित है? देखो अभी बता के आ रही हूँ, जहाँ पर भी आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहीं आपका ये पड़ता है। तो बताइए कहाँ पर है आपका? अलवर इसका करेक्ट आंसर है, अलवर इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पर। जो चीज़ समझाने की है वो समझाती रहूँगी, बाकी ये सब याद करने की चीज़ है। तो इसका फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा। इसमें समझाने वाली बात है नहीं, तो इसमें मैं क्या बताने वाली हूँ, तो क्या बता सकती हूँ, जो चीज़ समझाने की मैं समझाती रहूँगी। ठीक है, अब चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पूछा है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलती है। तो आप सभी को पता है कि जनसंख्या कहाँ पर मिलती है। तो जनसंख्या जो आपकी मिलती है वो आपकी फर्स्ट नंबर पर आपकी जयपुर में मिलती है। सेकंड नंबर पे आपका ये आता है जोधपुर, और इसमें बाकी है नहीं, ये वाले है नहीं, दोनों बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले नंबर पे ही पूछा है, इसमें ये तो नहीं है कि फर्स्ट नंबर पे बताओ। सबसे अधिक का मतलब यही होता है कि पहले नंबर पर। तो करेक्ट इसका आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। और कभी ऐसे पूछे कि कम कहाँ मिलती है, ये भी मैंने ऊपर बताया है, तो आपका जैसलमेर होगा। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 20वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखो मैंने अभी बता रही थी और ये क्वेश्चन आ भी गया, तो बताइए कौन सा इसका। अब तो आप ऐसे ही लगा दोगे, ऑप्शन भी देखने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। तो बताइए, तो जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर। सबसे कम जनसंख्या मिलती है, क्योंकि जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्था इतनी अच्छी है ही नहीं। तो अब चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर।
बताइए फड़ चित्र कला किस क्षेत्र से संबंधित है? फड़ चित्रकला क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए पहले। फड़ जो चित्रकला होती है जैसे कपड़े पर की जाती है, जैसे कपड़ा होता है ना, उस पर हमारे लोक देवता जो हैं का उनके चित्र बनाए जाते हैं, उनकी प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं, यानी कि उनके रंग बनाए जाते हैं। तो रंग बनाने के बाद उस पे कलर किए जाते हैं, यानी कि फड़ जो चित्रकला होती है वो हमारी जैसे पाव जी की है, देवनारायण जी की है, और भी है, रामदेव जी की है। तो और भी हमारे लोक देवता हैं जिनकी फड़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर सबसे ज़्यादा फड़ पूछी जाती है तो वो पाव जी की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो आपको याद रखनी है। पाव जी हमारे लोक देवता हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो वो कहाँ फड़ जो चित्रकला है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका क्षेत्र बताना है। तो आपकी मेवाड़ सही रहेगा, मेवाड़ आपका सही रहेगा, मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। अब चलते हैं, करेक्ट आंसर आपका फिलहाल सी रहेगा। अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर। शेखावाटी क्षेत्र किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो फड़ के लिए है, भित्ति चित्र के लिए है, मांडा के लिए है, मिनिएचर के लिए है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बताइए मुझे करेक्ट आंसर। तो शेखावाटी जो क्षेत्र पड़ते हैं वो कौन से हैं, पहले आपको मुझे कमेंट में ये बताइए कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर, सॉरी पहले जिले बताइए जब बताना इसका करेक्ट आंसर। तो बताइए शेखावाटी क्षेत्र के किस कला के लिए प्रसिद्ध है? पहले तो शेखावाटी क्षेत्र बताइए कौन सा। शेखावाटी क्षेत्र जो आते हैं आपको चूरू, झुंझुनू और आपका सीकर, ये आपके 3 जिले हैं जो आपके शेखावाटी क्षेत्र में पड़ते हैं। तो ये वहाँ पर जो कौन सी कला प्रसिद्ध है, तो आपकी भित्ति चित्र कला प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखनी है। बी इसका करेक्ट आंसर है, सही है आपके आंसर। तो अब चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पर। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि घूमर नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? घूमर नृत्य कौन करता है बताइए, घूमर नृत्य जो करते हैं वो कौन करते हैं? तो बताइए, हमारे सबसे पहले तो पता होना चाहिए इस घूमर नृत्य को महिलाएं करती हैं, औरतें करती हैं। तो ये जो घूमर नृत्य है कौन सी जाति करती है, यानी कि कौन सी जनजाति करती है, आपकी भील जनजाति करती है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि घूमर नृत्य कौन करता है, तो वहाँ की महिलाएं करती हैं। घूम घूम कर, यानी कि बहुत बड़ा लहंगा पहनती हैं, उसे घूम घूम कर डांस करती हैं, तो उसे बोलते हैं घूमर नृत्य। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, क्योंकि महिलाएं करती हैं, आदमियों का इसमें कोई रोल नहीं होता है। भील जनजाति की औरतें करती हैं। अब चलते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पर। 24वां नंबर क्वेश्चन आता है कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य, देखो ये जो कालबेलिया नृत्य है ना, तो आपको कालबेलिया नृत्य इसी से ही पता चल जाएगी कि कौन से समुदाय संबंधित है, इसमें कोई मतलब अलग से नहीं है ना। तो भील हो गया, मीणा हो गया, कालबेलिया होगा, गरसिया होगा। तो आपका जैसे कि यहाँ पर कालबेलिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका कालबेलिया ही आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ये नृत्य बहुत आसान है, इसी से आप पहचान कर सकते हो, इसमें कोई रटने वाली बात है नहीं, इसमें देख कर ही आप टिक लगा सकते हो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब राजस्थान के लोक देवता कौन माने जाते हैं? अब बताइए कौन माने जाते हैं लोक देवता। तो लोक देवता जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, उपरोक्त सभी, यानी कि कहने का मतलब है कि लोक देवता कौन कौन है। देखो लोक देवता एक दो नहीं है, बहुत सारे लोक देवता हैं, जो अगर ज़्यादा अधिक माने तो प्रसिद्ध जो हैं सबसे ज़्यादा यही तीनों हैं। तो तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसमें पूछा है कि लोक देवता कौन से हैं। लोक देवता तो और भी हैं, लेकिन इसमें इन तीनों के बारे में पूछा है, तो लोक देवता ये तीनों ही है हमारी, तो तीनों ही फेमस हैं, यानी कि प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन पर। लोक देवता एक ऐसा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। रामदेव जी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? तो रामदेव जी का जो प्रमुख मेला है, रामदेव जी आपके लोक देवता हैं, तो उनका जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। पुष्कर में लगता है, रामदेवरा में लगता है, अजमेर में और चित्तौड़गढ़ में। देखो रामदेव जी का जो मेला लगता है उनके नाम से ही लगता है, जैसे कि रामदेवरा। तो रामदेवरा कहाँ लगता है आपका? जैसलमेर में। जैसलमेर आपको
जैसलमेर, आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनका मेला लगता है रामदेव जी का जैसलमेर में। ठीक है, अब चलते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पर। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? पुष्कर झील है हमारी, पुष्कर हमारी झील भी है, और पुष्कर झील कहाँ पर पड़ती है? अजमेर में पड़ती है, और मेला भी वहीं पर लगता है। अजमेर 20 का करेक्ट आंसर है। अजमेर यानी कि पुष्कर झील से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुष्कर झील को भी आप अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि पुष्कर झील एक इम्पोर्टेंट झील है आपकी। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आता है 28वां क्वेश्चन। राजस्थान की प्रसिद्ध नमक झील कौन सी है? देखो, नमक झील तो कई हैं, लेकिन इसमें हम अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। सांबर है, डींगवाड़ा है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है। तो आपको देखो, ये जो आएगा आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मतलब नमक की जो झील है सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो आपकी आती है हमारी सांबर झील। सांबर झील सबसे ज़्यादा है। वैसे तो डींगवाना वगैरह भी आपकी नमक की ही है, लेकिन सांबर झील सबसे ज़्यादा पड़ती है, और ये आपकी कहाँ पड़ती है? जयपुर में। ये भी आपको याद रखना है, ये आपकी जयपुर में पड़ती है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। 29वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 29वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में तांबे का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो तांबे का जो क्षेत्र पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? तो बताइए। तांबा जो सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ मिलता है? तो आपका खेतड़ी, यानी कि खेतड़ी में। खेतड़ी, कभी कभी खेतड़ी ना देकर जिले का नाम दे दिया जाता है, तो आप कैसे बोलोगे? खेतड़ी हमारा झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। अब चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन, यानी आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की जो खाने हैं वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए मुझे, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तांबा है, जस्ता है, लोहा है, या चूना है? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा? तो बताइए मुझे कमेंट करके। जस्ता, जस्ता इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, जस्ता इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका सही रहेगा। जस्ता सही है। तीन बोलते हैं ना इसे। हाँ, तो 20 का करेक्ट आंसर है। आपके 30 में से, यानी कि 30 में से कितने आंसर सही रहे मुझे कमेंट करके ऑफलाइन बता दीजिए। और आपकी नेक्स्ट क्लास आपकी कब, क्या, किस टॉपिक पर लानी है, आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।